समरूपता, क्या नाम उसको, समरूपता। तो समरूपता से पहले अपन 9th क्लास में और 8th क्लास में 7th क्लास में सलाम समता के बारे में पढ़ते हैं, और सलाम समता के बारे में भी अपन ने आप चारों नियमों को पढ़ा है जो सलाम समता के पढ़े थे। तो सलाम समता कहते किसको है, ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियां जिनका आकार और रूप समान हो, अर्थात एक आकृति को दूसरी आकृति पर आधारित करें तो ऊपर वाली आकृति नीचे वाली आकृति को पूर्णतया ढक ले, तो वो क्या कहलाती है, समांसम आकृतियां कहलाती हैं, यानी कि उसको समांसम आकृतियां कहते हैं। अब यहाँ जो टॉपिक है, यानी 11 की जो आपके अध्याय है वो है समरूपता। तो समरूपता किसको कहेंगे, ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियां जिनका केवल रूप ही समान हो, क्या हो, रूप ही समान हो, उनका आकार समान न हो, तो वो क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। और आकृति इस रूप को क्या कहते हैं, अपन समरूपता कहते हैं। तो जैसे आपने अपने पुस्तक में एक मानचित्र देखा है, यानी भारत का मानचित्र है, वही जैसे आपको जो प्रभाते मानचित्र वो देखते हैं आप, दोनों है भारत के, लेकिन अब उनको देखे जाए तो उनका आकार है वो पुस्तक वाला तो एक और पेज का आएगा, और जो जिन्हें बनवाते हैं वो ब्लैक बोर्ड की साइड का आएगा। अब आप देखोगे तो रूप तो दोनों का एक समान है, लेकिन आकार दोनों का कैसा है, अलग अलग है। एक तो एक और साइज का है, अर्थात इस साइड का है एक मानचित्र इतना बड़ा है दोनों भारत के राजनीतिक मानचित्र है, तो आपको उनके रूप तो एक समान दिखेंगे, अर्थात जैसा छोटे आकार में बनाया गया वैसे बड़ा आकार में बनाया गया, लेकिन उसका आकार क्या हो गया, दोनों का अलग अलग है। तो अब आपको ये याद रखना है कि ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियां जिनका केवल रूप समान हो, आकार भिन्न हो, वे क्या कहलाती है, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। अब जो आकृतियां समांसम होती है वो समरूप होती है। तो आपको भी जैसे आपने नियम पढ़े हैं पिछली क्लासों में और अभी भी अपन पढ़े हैं, तो जो आकृतियां समांसम हो जाती हैं वे समरूप निश्चित होंगी, लेकिन इसके विपरीत वो सत्य नहीं होता है। अर्थात जो आकृतियां समरूप होती है वो समांसम नहीं होती। क्यों नहीं होती है वो आप देख रहे उसमें सिर्फ रूप ही समान होता है, उनका आकार समान नहीं होते हैं, लेकिन समांसम में क्या होता है, रूप और आकार, यानी समांसमता में रूप और आकार दोनों समान होते हैं। अब इनमें जैसे अपन उसमें पढ़े थे यानी समांसमता के नियम, वैसे यहाँ समरूपता के भी नियम में या गुणधर्म होते हैं। तो समरूप तार के गुणधर्म या नियम, तो वो गुणधर्म और नियम जैसे उसमें अपन पढ़े थे वैसे ही इसमें जो पहला नियम है वो कौन सा है, भुजा 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 या ऐसे नियम। तो समरूपता का पहला जो गुण नियम क्या है या जो नियम क्या है, भुजा भुजा नियम है, या उसको दूसरा में क्या कहेंगे, एस नियम कहेंगे। अब ये क्या है, जैसे आपके पास ये दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज आपके पास ये ABC है, इसमें जैसे आपके पास है ये भुजा 5 सेमी है, ये भुजा 4 सेमी है और ये भुजा 7 सेमी है। अब दूसरा आपके पास है, जैसे ये त्रिभुज आ गया, ये त्रिभुज PQR है, कौन सा है, PQR। अब उसमें ये भुजा है वो 10 सेमी हो गई, ये भुजा है वो 8 सेमी है और ये भुजा है वो 14 सेमी, ऐसे। अब आप देख रहे तो बाहर से देखोगे उनका रूप तो समान दिखेगा, लेकिन आकार दोनों का अलग अलग दिखेगा, आकार दिखेगा, तो वो समरूप होगी। अब समरूप में भी आप इन्हें जो भुजा भुजा नियम वो क्या कहते हैं, तो पहले इन्हें जो भुजा भुजा नियम है वो क्या है कि जब दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संयुक्त भुजाओं के समानुपाती हो, त्रिभुजों के समानुपाती हो, समानुपाती मतलब जिनका अनुपात समान हो, जिनका अनुपात क्या हो, समान हो, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और समरूपता के इस नियम को भुजा भुजा नियम कहा जाता है। तो क्या होता है कि जब दो त्रिभुजों में
दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और ये समरूपता का नियम भुजा भुजा नियम कहलाता है। अब वो अनुपात कैसे समरूप होंगे वो देखो, जैसे यहाँ त्रिभुज एक तो कौन सा है, एबीसी है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, पीक्यूआर है। आगे इन दोनों त्रिभुजों में AB और की संगत भुजा है वो PQ है। अब लिखा है AB है 5 सेमी, PQ है 10 सेमी। अब दोनों का अनुपात लिया वो कितना है, 1/2 है। ऐसे अपन बाद में BC की जो संगत भुजा है वो कौन सी है, QR है, उनका अनुपात लिया ये 4 सेमी और ये कितनी है 8 सेमी। इनका अनुपात लिया वो कितना है 1/2। ऐसे ही AC है उसकी संगत भुजा कौन सी है, PR है। AC है वो 7 सेमी है, PR वो 14 सेमी है। इनका अनुपात कितना है 1/2 है। अब आप देख रहे हो सबका अनुपात वो कितना है, अर्थात जो मान है वो कितना है 1/2 है। 1/2 जो इसको बटा में कह दो चाहे इसका अनुपात कर दो, अर्थात इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि AB अनुपात PQ बराबर कितना है 1/2 है। ऐसे BC अनुपात QR भी कितना है 1/2 है और AC अनुपात PR कितना है 1/2 है। अब ये दोनों त्रिभुज इस प्रकार से अगर तीनों भुजाओं का अनुपात कैसे आता है, समान आता है, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। और वो कौन सी गुणधर्म से समरूप होंगे, यानी SS नियम से समरूप होंगे। तो अब SS नियम क्या है कि जब दो समरूप त्रिभुजों में एक ही त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समानुपाती हो तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, क्या होंगे, वो समरूप होंगे। और इस नियम को या इस गुणधर्म को अपन क्या कहेंगे, भुजा भुजा नियम कहेंगे। और वो भुजा भुजा नियम कैसे होंगे कि जब भी आपको दो त्रिभुज दिए जाते हैं तो आप एक त्रिभुज की पहली भुजा है उसकी दूसरी भुजा से अनुपात निकालो, इसी प्रकार दूसरी का उसके दूसरी भुजा से निकालो और तीसरी भुजा का तीसरी भुजा से अनुपात निकालो। अगर वो अनुपात समान आता है तो वो क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और आपसे पूछा जाए कौन से नियम से समरूप होंगे, तो कौन से होंगे, यानी भुजा भुजा नियम से समरूप होंगे। अब जो इसमें दूसरा जो नियम है वो कौन सा नियम है, भुजा कोण भुजा नियम। तो वो जो उसमें था भुजा कोण भुजा नियम, तो वो याद है कि जब दो त्रिभुजों में, यानी भुजा कोण भुजा नियम क्या कहता है कि जब दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के बराबर हो तथा संगत भुजाओं के समानुपाती हो तथा इन भुजाओं के मध्य का कोण भी समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो क्या कहा दूसरे नियम में कि जब दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के समानुपाती हो तथा उन जो जिनका समानुपात हो उनके मध्य का कोण ही क्या हो, समान हो अथवा समान माप का हो तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। और वो समरूपता का कौन सा नियम कहलाएगा, भुजा कोण भुजा नियम कहलाएगा। अतः आपको तीनों भुजाओं की जरूरत नहीं है, दो भुजाओं का अनुपात जैसे AB बटा PQ का अनुपात 1/2 आ गया, BC बटा QR का अनुपात 1/2 आ गया। ऐसे अगला तीसरा का नहीं दे रखे उनके बीच का कोण जैसे आपको दे दिया कोण B बराबर कोण Q है, कोण B बराबर कोण Q है। तो अब ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। और इस नियम को अपन क्या कहेंगे, भुजा कोण भुजा नियम कहेंगे। तो भुजा कोण भुजा नियम क्या है कि जब दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के समानुपाती हो तथा इनके मध्य का कोण भी समान माप का हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तथा ये समरूपता का नियम भुजा कोण भुजा नियम कहलाएगा। आगे अगला जो तीसरा नियम है वो उसमें जो है वो नियम होता है, इसमें कौन सा नियम होगा, कोण कोण नियम। कौन सा है, कोण 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 नियम। अब इसको चाहे अपन 2 बार लिख दो चाहे इसको 3 बार कर दो, यानी उसको A नियम कर दो चाहे A नियम कर दो। दोनों बात यहाँ के 2 बार लिखते हो तो भी वही बात है, यहाँ 3 बार लिखते हो तो भी वही बात है। ऐसे आप यहाँ
परिभाषा में वैसे लिख सकते हो जैसे हाँ ये 40 का है, ये आपके पास 60 डिग्री का हो गया, ये 45 डिग्री का हो गया, यहाँ भी ये 45 डिग्री का है। तो अब यहाँ चाहे दो दो कोण देते हैं, चाहे आपको तीन तीन कोण देते हैं, तो वो अगर दो दो कोण बराबर हैं तो तीसरे कोण अपने आप ही बराबर होते हैं। वो कैसे होते हैं? क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर उसके दो दो कोण समान है तो तीसरा कोण अपने आप ही समान माप का होगा। इस आप यहाँ पे क्या कहते हैं, क्योंकि जब दो को जोड़ करके 180 में घटाओगे, यहाँ जो बचेगा वही वहां बचेगा। तो इस प्रकार से अगर यहाँ कोण दो दो दे दे तो भी वही बात है, और तीन दे दे आपको तीन तीन दे दे तो भी वही बात है। तो ये कौन कौन नियम किसको कहेंगे कि जब दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हो, या इसी बात को जब दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? इन्हें समरूप होंगे। और ये समरूपता का नियम क्या कहलाता है? कोण 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 नियम या कोण कोण नियम कहलाता है। तो इस प्रकार से ये तीन समरूपता के नियम है, वो तो सभी त्रिभुजों के लिए है। ऐसे जो समांतरता में आपने पढ़ा था आरएचएस का नियम, वैसे यहाँ भी वो आरएचएस का नियम है, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें लगेगा? किसमें होगा? वो आरएचएस का नियम, यानी कर्ण भुजा नियम। कर्ण भुजा जो नियम है, कर्ण भुजा जो नियम है, वो सिर्फ एक किसमें लगेगा? समकोण त्रिभुजों में। अतः इसमें भी वही जैसे उसमें है वैसे यहाँ भी जब दो समकोण त्रिभुजों में एक कर्ण तथा एक अन्य भुजा का अनुपात समानुपात हो, तो वो दोनों समकोण त्रिभुज कैसे होंगे? यानी समरूप होंगे। जैसे आपको एक समकोण त्रिभुज ये दे दिया, ये जैसे ABC है ABC है। दूसरा आया ये दे दिया, ये PQR है, कौन सा है? PQR है। अब जैसे आपके पास ये 6 सेमी है, ये 4 सेमी है, और ये 8 सेमी है। अब इसमें ये 3 सेमी है, ये 2 सेमी है, और ये 4 सेमी। ऐसे आपको आ रहे हैं। अब उसमें ये नहीं कि तीनों भुजा आपको दी जाए, कोई भी दो, जैसे यहां से इसको हटा दो मैं, तो आवे यहाँ सिर्फ आपको ये होना चाहिए कि यहाँ एक समकोण दिया होना चाहिए। तीनों दे दे तो भी वही बात है, दो दे दो तो है। तो जब दो समकोण त्रिभुजों में एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा तथा कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज की एक भुजा तथा कर्ण के समानुपाती हो, तो वे दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। और ये समरूपता का नियम क्या कहलाएगा? कर्ण भुजा नियम कहलाता है। तो कर्ण भुजा इस प्रकार से है, जो अपन समांतरता में पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि जब दो समकोण त्रिभुजों में एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के एक कर्ण और भुजा के बराबर हो तथा, तो यहाँ बराबर के सामने क्या जाएगा? समानुपाती हो। क्या हो? वहां तो आता है बराबर, यहाँ क्या जाएगा? समानुपाती हो। तो वे दोनों समकोण त्रिभुज क्या होंगे? बराबर हो तो समांतर होंगे, और समानुपाती हो तो क्या होंगे? समरूप होंगे। और ये समरूपता नियम क्या कहलाता है? समकोण कर्ण भुजा नियम या कर्ण भुजा नियम कहलाता है। तो ये चार क्या है? समरूपता के गुणधर्म हैं। तो अब पहला गुणधर्म क्या हो गया? भुजा भुजा नियम। दूसरा कौन सा हो गया? भुजा कोण भुजा नियम। तीसरा कौन सा हो गया? कोण कोण नियम। और चौथा कौन सा हो गया? कर्ण भुजा नियम। अब उनमें से तीन नियमों के तो नाम भी एक समान है, लेकिन जो एक नियम है उसमें तो कौन सा आता है? कोण भुजा कोण नियम। और यहाँ कौन सा होगा? वो कोण कोण नियम। ये दोनों में अलग अलग नाम है, यानी समास में क्या आता है? कोण भुजा कोण नियम, कोण भुजा कोण नियम। और इसमें कौन सा है? वो कोण कोण नियम। ये दोनों के अलग अलग गुणधर्मों के नाम है। आगे इसी पर आधारित कुछ प्रश्न आते हैं, और इस जो अभ्यास है उसमें आपको बोर्ड पे 6 नंबर का प्रश्न आता है। या तो वो सीधा प्रमेय पूछा जाएगा, या आपसे आपको क्या देगा? उसी प्रमेय पर आधारित कोई प्रश्न देगा। वैसे तो 8 नंबर की प्रश्नावली है, लेकिन ये कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का बड़ा प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। तो वो या तो सीधा प्रमेय के तौर पर पूछते हैं, या आपको क्या करेंगे?
यानी उस प्रमेय पर आधारित कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अब वो प्रमेय में जो सबसे पहले प्रमेय है वो कौन सा है, और उस प्रमेय को आप किस नाम से देंगे अपने, ज्यामिति के आधारभूत प्रमेय। अब ये आधारभूत प्रमेय दो है, एक अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, एक तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है और दूसरा ज्यामिति का। आधारभूत का प्रमेय तो आपके प्रश्नावली जो दो है उसमें अपन पढ़ेंगे, और ये कौन सा है, ज्यामिति का आधारभूत प्रमेय है। आज जो ज्यामिति का आधारभूत प्रमेय वो क्या है, तो उसमें आपको है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज की अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो क्या है प्रमेय, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज की अन्य दोनों त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अन्य दोनों भुजाओं क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करती है। या इसी बात को दूसरे ऐसे कहा जाए, किसी त्रिभुज में एक रेखा इस प्रकार खींची जाए, किसी त्रिभुज में एक रेखा इस प्रकार खींचा जाए कि वो एक भुजा के समांतर हो, तो वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। या सीधा एक आपका है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज जैसे आपके पास ये वो एबीसी है, ये एक त्रिभुज एबीसी है। अब इस त्रिभुज में क्या हो रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा अपन यहां से बीसी ले ली, ये बीसी ले ली, बीसी के समांतर जैसे ये रेखा है कि बी खींच ली, क्या खींच दिया अपन ने, तो क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा कौन सी ली है, बीसी ले ली, बीसी के समांतर कौन सी ले ली, डी, यानी समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा कौन सी हो गई, डी। अन्य दोनों कौन सी बच गई, अब बीसी के तो समांतर ले ली अपन ने, ये से बीसी के समांतर तो ये ले ली, अब अन्य दोनों कौन सी बच गई, AB और AC बच गई। उसको क्या करती है, अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात ये जो रेखा है वो इसको यहाँ जो काटेगी उसका जो अनुपात, अर्थात ये अनुपात क्या होगा, AD और DB है, वो यहाँ जो काटी है AE और AC है, वो दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो दिया है क्या होगा आपको, त्रिभुज एबीसी में यानी डी समांतर बीसी है, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है। सिद्ध क्या करना है कि जो रेखा डी है, जो रेखा डी है वो जो एबी को काटती है, काटने पर जो अनुपात बनते हैं इसको दो काटी, इसके दो भागों से एबी और डीबी हुए, वो यही रेखा दूसरी भुजा को जो काट रही है उसके भाग क्या है, एई और इसी है, उन दोनों का क्या होगा, समान होगा। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो आगे इस प्रमेय में वही आपको दिया के है, दिया में त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है। अब सीधे क्या करना है, सीधे करना है, तो क्या करना है, सीधे जो ये अनुपात आ रहा है, अब इस अनुपात को कैसे लिखते हैं, ऐसा माने AD बटा DB बराबर AE बटा EC के बराबर होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC के बराबर होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC के बराबर होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC के बराबर होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC के बराबर होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC के बराबर होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC के बराबर होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC के बराबर होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC के बराबर होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC के बराबर होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC के बराबर होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC के बराबर होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC के बराबर होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC के बराबर होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC के बराबर होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC के बराबर होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC के बराबर होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC के बराबर होगा
यानी क्या होगा AD बटा DB बराबर AE बटा AC, या इस बात को कैसे कह सकते हैं अपन AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात AC होगा। यह बात आपको सिद्ध करनी है। आज तीसरे पॉइंट में अपन रचना, तो रचना में अपन क्या करेंगे, यानी जो बिंदु B है उसको ऐसे मिला दिया और ऐसे क्या कर दिया अपन D को C से मिला दिया, और जो यहाँ सिर से D है उससे यहाँ एक लंब ये खींच दिया, और इसका मान दे दिया अपन DM, और यहाँ इसे AB पर एक लंब ये खींच दिया। लंब का मतलब समझो ना, यहाँ जिस पर खींच दिया वहां न पड़ी है वो मना से यहाँ ये, तो ये रचना हो गई। तो रचना क्या लिखोगे, बिंदु D को किसी से मिला अपन, बिंदु D को C से तथा E को B से मिला, बिंदु D को C से तथा बिंदु E को B से मिला। अब उसके बाद में क्या किया, DM लंबे AC तथा यानी EN लंबे AB खींचे, यानी DM लंबे AC तथा EN लंबे AB खींचे। और DM तो आपको दिख रहा है, DM से क्या हो गया, ये तो लंब किस पर खींचा अपन है, AC पर खींचे, और EN कौन सा ये हो गया, ये लंब किस पर खींचा गया है, AB पर खींचा गया। तो ये इसकी क्या हो गई है, रचना हो गई। आज जो पहली रचना अपन की है उसको अच्छी तरह समझोगे। ये पढ़ने तो 9 में आया था, लेकिन जो अपन ने पढ़ रहे थे उस समय ये व्याख्या हमारी पढ़ी नहीं गई थी, और उसमें ये है कि 3 प्रमेय होते थे। 3 में जो पहला प्रमेय तो ये होता था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित दो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में समान होते हैं। दूसरा प्रमेय ये था एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं। और तीसरा ये था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थिति यानी एक त्रिभुज एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ऐसे यहाँ 9th क्लास में 3 प्रमेय थे। पहला प्रमेय तो क्या होता है आपको, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित दो समान चतुर्भुज क्षेत्रफल में समान होते हैं। दूसरा उसमें था एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं। और जो तीसरा क्या था, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना होता है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये 3 प्रमेय थे। अब तीनों में से आप अच्छी तरह से समझो। जैसे आपके पास ये दो समांतर रेखाएं हैं, उसका मतलब क्या था, तो जैसे इसको नाम दे दिया है, इसको नाम क्या है M। अब इसमें दो त्रिभुज अपन ने, जैसे एक तो ये त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज है ABC वो, अब इसका मतलब क्या है, एक ही आधार, तो एक ही आधार मतलब ये BC आधार पर बना हुआ है, एक ही आधार इस पर। अब ऐसे इसी आधार BC पे एक दूसरा त्रिभुज अपन है, वो चाहे अधिकोण त्रिभुज बना चाहे न्यूनकोण, जैसे ये त्रिभुज बना लिया अपन, क्या नाम हो गया इसका, ABD हो गया। क्या हो गया, ABD हो गया। तो आधार सर्वनाम कौन सा हुआ, AB हुआ। तो वो एक नीचे होना चाहिए, वो एक ही आधार पर होने चाहिए। तो यहाँ दोनों त्रिभुज किस पर है, एक के आधार AB पर है, एक के आधार AB पर है, और दोनों क्या है, एक ही समांतर रेखा है। तो दोनों इन्हीं समांतर रेखाओं के बीच में यानी L और M है, उनके इनका जो प्रकाश शीर्ष है वो उसका पहले त्रिभुज का भी L पर है और दूसरे त्रिभुज का किस पर है, L पर ही है। तो अब इसका मतलब हुआ कि वो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है दोनों त्रिभुज। तब आगे
ये जो दोनों त्रिभुज है उनका क्षेत्रफल अर्थात AR त्रिभुज ABC बराबर होगा AR त्रिभुज लगेगा ABD। दोनों त्रिभुजों को क्षेत्रफल में समान होते हैं। दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? क्षेत्रफल में समान होते हैं। ये बात आपको 9th क्लास में पढ़ने में आई थी। अभी ये पर मैं पढ़ाया हुआ नहीं था लेकिन उसमें ये प्रमेय था। तो अब आपको याद रखना, आप इस प्रकार से अगर एक आधार और एक समांतर रेखा के मध्य दो त्रिभुज हो तो भी वो क्षेत्रफल में समान होते हैं। दो समान चतुर्भुज हो तो भी वो क्षेत्रफल में समान होते हैं। और एक त्रिभुज और एक समान चतुर्भुज हो, जैसे आपको यहाँ एक त्रिभुज दे दिया जाए और एक समान चतुर्भुज दे दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। इसे आधार तो ये भी ले लिया और समान चतुर्भुज ये है। समान चतुर्भुज कौन सा आ गया? ये है। और इसका नाम दे दिया इसे D। तो कौन समान चतुर्भुज कौन सा हो गया? ABD। त्रिभुज कौन सा हो गया? ABC। अब इन दोनों के क्षेत्रफल क्या समझ होगा कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल है AR त्रिभुज ABC है, वो क्या होगा? 1/2 AR त्रिभुज समांतर चतुर्भुज कौन सा है? ABD। इसका क्या होगा? आधा होगा। अतः यहाँ समांतर चतुर्भुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? उसका आधा होगा। अब समान चतुर्भुज के स्थान पर कौन सा है? चलो वो आयत हो चाहे वो वर्ग हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? उसका आधा ही होगा। यानी ये नहीं कि समान चतुर्भुज हो, वहां क्या हो चाहे आयत हो तो भी आधा होगा, वर्ग हो तो भी आधा होगा। अर्थात 4 शीर्षों वाला हो और एक 3 शीर्षों वाला हो तो 4 शीर्षों वाला का क्षेत्रफल 3 शीर्षों वाले का कितना होगा? 2 गुना होगा। या 3 शीर्षों वाला क्षेत्रफल का 4 शीर्षों वाला क्या होगा? आधा होगा। तो इस प्रकार से ये बात आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले आप जो अपन यहाँ ऐसा किया है वो इस आकृति में आया है, वो इस आकृति में आया है। वो आप देखो कौन सा आया है। तो आप वो मैं आप घुमा रहा हूं इन्हीं चौक को, तो उसको देखो ये नजर ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसका नाम है BDE। अब दूसरा और मैं ये चलाऊं, ये एक दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है CDE। अब ये दोनों त्रिभुज एक के आधार अब चित्र उल्टा है, एक के आधार कौन सा है? D पर है। तो D दोनों में लिया गया मैंने, यानी BD CD दोनों का आधार कौन सा है? इसकी तरह ही, जैसे इसमें AB है वैसे उसमें D है। और समान रेखा कौन सी होगी? जैसे यहाँ L और M नाम दे रखा है वैसे वहां D और BC समांतर रेखाएं हैं। D और BC समांतर रेखाएं वो क्यों है? वो आपको यहाँ से दिया होगा ये D समांतर BC है। तो यहाँ दो त्रिभुज क्या ऐसे हो गए हैं कि A के आधार कौन सा? D और A के समांतर रेखाएं कौन सी होगी? D और BC के मध्य दो त्रिभुज BD और CD है। इसलिए यहाँ क्या होगा? इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा। तो सबसे पहले आप ये जो पीछे आया हुआ पते में ये बात ही आप लिखोगे। तो आप क्या लिखोगे? पहले तो प्रमेय लिखोगे, प्रमेय लिखकर इसके बारे में बाद में लिखोगे। तो प्रमेय हमें क्या कह रहे हैं? उपपत्ति में वो क्या देगा कि हमें जानते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थिति दो त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं। त्रिभुज कैसे थे? वो समान होते हैं, आधार का क्षेत्रफल समान होता है। एक के आधार और एक समांतर रेखाओं के मध्य स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं। तो अब यहाँ जो आपका आकृति है उसमें हम लिखोगे एक के आधार। तो एक के आधार कौन सा गया? एक ही आधार पर कौन सी बात कर रहे थे? D तथा एक ही समांतर रेखाएं, एक ही समांतर रेखाएं वो कौन सी हो गई? D
तथा बीसी के मध्य दो त्रिभुज कौन से रहेगा? बीडी तथा दूसरा कौन सा हुआ? त्रिभुज सीडी स्थित है। अब ये स्थित है, ये क्या हो जाएगा? इसलिए इन दोनों त्रिभुजों से क्या होगा? इसलिए त्रिभुज कौन सा जो बीडी है, बीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सीडी ए का क्षेत्रफल। ऐसे दोनों समान हो। अब चाहे उसको यहाँ से तो क्या लिख दोगे या लिख लोगे या क्या होता है कि एरिया। तो ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 प्राप्त होगा। अब ये एक समीकरण नंबर 1 प्राप्त कहाँ से होगा? तो उसको आपको अच्छी तरह से ये समझना है। तो कहाँ से आया? हमने ये अपन 9th क्लास का था, उससे ये प्राप्त किया है। और वो 9th क्लास में क्या था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं। तो यहाँ वो एक ही आधार तो कौन से है? DH। इसको उल्टा के देखोगे ऐसे तो आधार तो कौन सा हो गया? D है। अब वो त्रिभुज कौन से हो गए? BD और CD। BD और एक क्रम से CD है, जो एक ही आधार D पर और एक ही समांतर रेखाएं D और BC के मध्य बने हुए हैं। तो ये बात आपको है। अब जो अगला अपन चलेंगे, अगला अपन जो इस बात को सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे? आपको यहाँ से देखना है कि पहले AD है और फिर क्या है? DB है। तो इस त्रिभुज में आ जाओगे। त्रिभुज जो आपको ऊपर वाला दिख रहा है, क्या नाम है इसका? त्रिभुज ADE। क्या नाम है इसका? ADE का क्षेत्रफल निकालोगे। क्या करोगे? क्योंकि यहाँ बात क्षेत्रफल की आ गई तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। तो पहले आप आगे क्या करोगे? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आगे उस वे को यानी आधार को इसको मानो। आधार ऊंचाई कौन सी हो जाएगी? जो अपन यहाँ नाम डाला था वो इसीलिए डाला गया था ऊंचाई लेने के लिए। तो आधार तो क्या लगेगा? यहाँ AD हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी EN। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। इसको जाने दो समीकरण नंबर 2। अब दूसरा जो त्रिभुज ये आपके आ रहे हैं, इसके लिए दिख रहा है ये, और ये त्रिभुज कौन से है? अधिक कोण त्रिभुज है। यह है अतः ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं ऐसे वो त्रिभुज है, एक ऐसे अधिक कोण त्रिभुज है। अब उस त्रिभुज में आधार तो ये हो जाएगा हमारा, लेकिन ऊंचाई यहाँ से कौन सी होगी? यहाँ से इसको जो लंब अपन डालेंगे बड़ी ऊंचाई पर, वो जो लंब होगा वो उसकी ऊंचाई होगी। ऐसे यहाँ आपको दिख रहा है कि ये तो क्या हो गया? त्रिभुज है। अब त्रिभुज का आधार तो ये ले लेंगे, लेकिन ऊंचाई कौन सी होगी? ये होगी। वो इसकी बड़ी ऊंचाई पर जो लंब होगा वो उसकी ऊंचाई होगी। अब दूसरा पर करेंगे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या हो गया? DB। तो क्या लिखेंगे? 1/2 गुणा DB गुणा ऊंचाई को क्या आ जाएगी? EN की बड़ी ऊंचाई पर लंब हुई है। आप इसको समीकरण नंबर कितना दे दोगे? 3 दे दोगे। आज समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देने पर, तो आप भाग दोगे तब ये साइड में क्या जाएगा? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा नीचे गया त्रिभुज BD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा AD गुणा EN। नीचे वाले में क्या जाएगा? यानी 1/2 DB गुणा EN। अब आप देख रहे हो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, और अब आपके पास क्या आ गया? क्या रहे कि
यानी त्रिभुज एडी का क्या गया आपके पास त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल है बटा त्रिभुज कौन से का पीडी ए का क्षेत्रफल बराबर है एडी बटा डीबी। इसको नंबर आप 4 दे दोगे 4 नंबर दे दोगे। अब 4 नंबर देने के बाद आप आगे इसी प्रकार से क्या करोगे जो अपन इस साइड में आधार लेते हैं आधार हम क्या करें एडी बटा डीबी हटा उसका जो एक साइड का हिस्सा है एडी बटा डीबी है वो प्राप्त कर लिया है। अब इसी प्रकार आप अब की बार इनको आधार मानते हैं त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालो। एक तो इसी का करो फिर दूसरा जो त्रिभुज आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकालो और निकाल के वो दो समीकरण बनाओ और दोनों समीकरण एक दूसरे में भाग लगाओ तब वो दूसरा ये आपके पास प्राप्त होगा। तो आप क्या करोगे अभी वो क्या करोगे आगे त्रिभुज इसका उस साइड करो एडी का तो एडी में आपके पास उसको आधार मानते हैं किसको ए को त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार आधार कौन सा मान है अपनी बार ए ऊंचाई कौन सी हो जाएगी आपकी बार लंब कौन बन जाएगा ये लग रहा है डीएम तो क्या हो जाएगा डीएम। इसको नंबर आप 5 लगा दो। ऐसे ही अब आगे इस त्रिभुज का तो त्रिभुज का क्या नाम है त्रिभुज बी यानी सी डी ई त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल और वो क्या हो जाएगा उसमें आधार तो ये इसी हो जाएगा ऊंचाई वही क्या है अधिकोण त्रिभुज है कौन सा इसी पर अधिकोण है तो उसकी बड़ी जहां पर लंब होगा तो अपन क्या करेंगे वो 1/2 गुणा AC गुणा क्या जाएगा dm। इसको नंबर समीकरण 6 दे दो। अब वही समीकरण 5 में समीकरण 6 का भाग देने पर समीकरण 5 में समीकरण 6 का भाग दे दो या समीकरण 6 में 5 का भाग दे दो तो हटा दे समीकरण 5 में समीकरण 6 का भाग देने अब भाग दोगे तब क्या जाएगा त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा ए गुणा डीएम बटा 1/2 गुणा एसी गुणा डीएम। अब इसमें डीएम से डीएम काट दो 1/2 से गुणा तो क्या बचेगा आपके पास ए बटा एसी बचा। इसको नंबर आप क्या दे दो 7 दे दो। अब 7 और 5 जो 4 है अब उन दोनों की तुलना करो 7 और 4 से मिला उन दोनों की आप तुलना करोगे तो तुलना में आप पाते हो कि उस समीकरण में एडी का क्षेत्रफल है यहां भी एडी का क्षेत्रफल और बारोस में देखो क्या रहा आपके पास है सीडी का क्षेत्रफल यहां किसका है बीडी का क्षेत्रफल। अब वो समीकरण नंबर 1 में देखो कि वो दोनों समान है यानी बीडी का क्षेत्रफल बराबर है सीडी का यानी वो यानी त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल बराबर है सीडी का क्षेत्रफल। तो आप जो सीडी है उसके स्थान पर बीडी लिख दो या यहां जो बीडी है उसके स्थान पर सीडी लिख दो। मतलब आपको क्या करना है ये तो समीकरण है 4 में एक का मान होगी या 7 में एक का मान होगी और मान रखने पर आपको क्या आ जाएंगे दाहिने पक्ष समान आ जाएंगे तो बाएं पक्ष भी क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे। ये बात आपको सीधी हो जाएगी। तो अब यहाँ क्या करोगे आप आगे समीकरण 7 में समीकरण 1 का मान रखने पर तो 7 समीकरण क्या है ये है एडी तो एडी का वापस एडी लिख दो एडी का क्षेत्रफल बटा अब y CD यहां देखो आप CD की जगह कौन है CD के बराबर कौन है BD है तो CD की जगह लिख दो त्रिभुज BD का क्षेत्रफल आगे बराबर क्या उसमें AE बटा DC
इसको नंबर दे दो 8। अब समीकरण 4 और 8 से तुलना करोगे तो उनके बाएं पक्ष वो समान है। यहाँ देखो BD AD का क्षेत्रफल है, यहाँ क्या आ गया AD का क्षेत्रफल, वहाँ क्या है BD का क्षेत्रफल है, यहाँ भी क्या है BD का क्षेत्रफल। तो इस साइड के पक्ष समान आ गए, अगले समीकरण क्या होंगे, अगले पक्ष क्या होंगे समान होंगे। अब क्या करोगे यहाँ समीकरण 4 में समीकरण 8 से क्या जाएगा हमारे पास त्रिभुज यहाँ साथ में जाएगा AD, क्या जाएगा अपने पास AD बटा DB बराबर AE बटा AC। और ये बात आपको सिद्ध करनी होगी। देख रहे हो साथ इन्हीं 4 और 8 में क्या आया कि इस साइड का पक्ष है वो समान है, तो दाहिना पक्ष भी क्या होगा समान होगा। तो इसमें तो दाहिना पक्ष क्या है AD बटा DB है, तो उसमें क्या है दाहिना पक्ष AE बटा AC है। इस प्रकार से अपन सिद्ध करेंगे। तो इसमें जो मेन बात है वो क्या है, जो नए क्लास में प्रमेय आया था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं। ये बात जो आई थी वो आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है, और वो उस प्रमेय को इन्हें अच्छी तरह ध्यान रखना। उसका मतलब क्या है, वो मतलब भी आपको पता है कि उसका मतलब क्या है कि वो एक ही आधार। तो यहाँ देख लो आप एक ही आधार कौन सा हुआ D हुआ, कौन सा हुआ D हुआ, और बाद में दूसरा क्या है एक ही समांतर रेखा कौन सी D और BC, उनमें दो त्रिभुज कौन सा हो गया, एक तो BD, दूसरा कौन सा हो गया CD है। तो अब BD का क्षेत्रफल आप क्या है CD का क्षेत्रफल है। अब ये बात आपको यहाँ इससे आ गई तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये जो प्रमेय वो क्या करेगा आधारभूत प्रमेय कहलाएगा। जब भी हमारे आपको नाम आएगा कि आधारभूत प्रमेय क्या है, एक बार ऐसे पूछ लेते हैं। तो आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये जो ज्यामितीय रूप है वो क्या कहलाता है आधारभूत प्रमेय कहलाता है। अतः उसको गणितीय रूप में लिखो तो गणितीय रूप में ये है कि त्रिभुज ABC में AD बटा त्रिभुज ABC में D समांतर BC है तो AD बटा DB बराबर AE बटा AC। वो तो उसका भाषा रूप हो गया। गणितीय रूप में लिखो तो क्या लिखोगे त्रिभुज ABC में D समांतर BC है तो AD बटा DB बराबर AE बटा AC। ये कौन सा हो गया गणितीय रूप है या ज्यामितीय रूप है। तो इन्हीं इसको दो तरीके से पूछ सकते हैं कि आधारभूत प्रमेय क्या है। तो आधारभूत प्रमेय क्या है उसका ज्यामितीय रूप बताइए। तो आधारभूत प्रमेय क्या है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब इसका ही ज्यामितीय रूप क्या है त्रिभुज ABC में D समांतर BC है तो AD बटा DB बराबर AE बटा AC होता है। ये उसका क्या हो गया आधारभूत प्रमेय। अब उसको सिद्ध करने का तरीका ये हो गया कि कैसे अपन किया इससे पहले अपन ने इस और के आधार लिए दोनों अर्थात AD और DB को आधार लेते हुए त्रिभुज इसका और इस त्रिभुज का यानी BD का क्षेत्रफल निकाला। फिर इस साइड के आधार लेते हुए अर्थात त्रिभुज AD का और त्रिभुज CD का क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब इन्हें ज्ञात करने से हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हुए। दोनों समीकरणों की तुलना पर अपन देखें कि जो BD और CD है उनके क्षेत्रफल लगा रहे हैं वो अलग अलग है नहीं, क्योंकि हमें पहले इसको बराबर बता चुके हैं। अगले अपन में जो समीकरण नंबर 1 है उसमें दोनों को बराबर बता दिया। तो बराबर बता दिया तो इस प्रकार से हमारे पास कहेंगे कि बाएं पक्ष समान आएंगे तो दाएं पक्ष भी क्या होंगे समान होंगे।